देखो, सीए एक रिफॉर्म था जो शायद काफ़ी टाइम पहले आना चाहिए था। जैसे धारा 370 एक देश के लिए कलंक था कि एक कंट्री है लेकिन दो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं, दो झंडे काम कर रहे हैं। वैसे सीए तो एक यूनिफॉर्मिटी थी जिसकी हमें ज़रूरत थी, सालों से ज़रूरत थी। लेकिन इस चीज़ में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन ही नहीं हुई थी। इसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग आके बस जाएंगे, तो यार आपने इतने बांग्लादेशी बसा दिया, अब उसका हिसाब दे दो ना। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष खत्म हो गया, कि विपक्ष के लोग जीत के नहीं आ रहे, स्टेट्स में सरकार नहीं बन रही उनकी, तो फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ खत्म हो गई। अब कोई एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके लिए क्यों ना वोट करूँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं 10 बार वोट करूंगा। वी नीड गुड लीडर्स। मेरे को ये नहीं है कि आज बीजेपी है, कल मुझे कांग्रेस लानी, डेमोक्रेसी बचानी, नहीं। मुझे देश को भी मजबूत करना है, मुझे इकोनॉमी मजबूत करनी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी लानी है, फॉरेन रिलेशंस अपनी कंट्री के लिए अच्छे रखने हैं, सब चीज़ें मुझे मैनेज करके चलनी है। जहाँ तक बात है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो अगर हम टीएमसी की बात करें, उनकी एक स्टेट में सरकार है, फिर भी 1600 करोड़ रुपए का कलेक्शन है उनका। तो हम अगर उस रेशो को देखें बीजेपी से, जिसकी कितने स्टेट में सरकार है, इतने एमपीज़ हैं और अराउंड 10 ईयर्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा बड़ा गैप है या कुछ है। एक रीजनल पार्टी के लिए 1600 करोड़ ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, आई एग्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय। अच्छा, बताइए सर, क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, जहाँ तक बात है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो अगर हम टीएमसी की बात करें, उनकी एक स्टेट में सरकार है, फिर भी 1600 करोड़ रुपए का कलेक्शन है उनका। तो हम अगर उस रेशो को देखें बीजेपी से, जिसकी कितने स्टेट में सरकार है, इतने एमपीज़ हैं और अराउंड 10 ईयर्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा बड़ा गैप है या कुछ है। एक रीजनल पार्टी के लिए 1600 करोड़ ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, आई एग्री। बट बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी के लिए 6000 करोड़ फंड्स तो पार्टी को चाहिएंगे ना काम करने के लिए। फ्री में इलेक्शन तो कोई नहीं लड़ सकता। अगर कोई जना इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसे 4 जगह अपना प्रोग्राम करना होगा, 4 वर्कर भी काम करेंगे, उनका चाय पानी का भी खर्चा होएगा, तो फ्री में तो लड़ा ही नहीं जाता। और ये जो बॉन्ड्स हैं, इसकी डिटेल जो सुप्रीम कोर्ट ने लाइव कर दी है, पब्लिक डोमेन में है, सबको दिख रहा है। मेरे फ़ोन में भी लिस्ट है किस किस को कितना कितना डोनेशन मिला है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये मनी कहीं से छुपा हुआ है। और जो सबसे बड़ा इनका डोनर था, आई गेस वो कौन, होटल ग्रुप है शायद कोई, गेमिंग एंड समथिंग। हाँ, मेरे पास है लिस्ट, मैं आपको बताता हूँ कौन था। उसके ऊपर आज ईडी ने कार्रवाई भी की है। तो जहाँ जहाँ डाउटफुल लग रहा है, सरकार वहाँ वहाँ कार्रवाई भी करवा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है पैसे दे रहा है, कोई ब्लैक मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, सब ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है। ईडी तो कोर्ट के अंतर्गत नहीं आती है, सरकार के ऑर्डर्स पे काम करती है। तो जहाँ उन्हें लगा भाई ये चीज़ कोई फिशी है, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करी आज। तो अगर कहीं पे भी ब्लैक मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो एजेंसीज़ हैं, सरकार हैं, सब लोग काम करेंगे। सर, विपक्ष जो है वो यही तो कह रहा है कि सरकार और सिस्टम तो मोदी जी के हाथ में ही है, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही काम करेंगे। फिर तो कार्रवाई शुरू भी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कार्रवाई शुरू भी नहीं होती। ईडी इस चीज़ को नेगलेक्ट भी कर सकती थी। नेगलेक्ट ना करके उन्होंने इस पर कार्रवाई करनी क्यों शुरू करी? उसके पीछे रीज़न है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, सरकार काम कर रही है, उस चीज़ में एक सिस्टमेटिकली सब लोग काम कर रहे हैं जब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने फ़ोन कर ईडी के ऑफिसर को और कह दिया कि नहीं भाई नहीं, कार्रवाई ना करो, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, सब फ़ोन में देख सकते हैं। आज जनता सब जानती है किसके पास कितना पैसा है। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो सकती हम कह दें कि ये गलत है या ब्लैक मनी है। एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। सरकार जो काम कर रही है वो लोगों के सामने है। एजेंसीज जो काम कर रही है, एजेंसी को लीड तो कोई ऑफिसर ही करेगा। मोदी जी थोड़ी लीड कर रहे हैं ईडी को, कोई प्रोमिनेंट ऑफिसर ही होगा जो काम कर रहा है, और उसे पब्लिक डोमेन में हो रहा है। कोर्ट उससे जवाब मांगेगा तो कोर्ट में देगा जवाब। तो ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से हो रही है। डेमोक्रेसी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण मूवमेंट है इलेक्शंस का। पूरे इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए इसमें, चाहे वो सरकार का हो। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण जो भी है, मगर विपक्ष से कहता ना डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी अगर 24 में मोदी जी आए, लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हो। कांग्रेस इतने साल रही तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई? सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एग्री? तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर सकते थे। उस टाइम तो कोई इंटरनेट नहीं था, लिटरेसी रेट इतना कम था कंट्री का, 30 से 40% लोग इलिटरेट थे आज़ादी के बाद। चाहते तो ख़त्म कर सकते थे वो लोग, उन्होंने क्यों नहीं करा? क्योंकि डेमोक्रेसी है, जनता के पास पावर है। इलेक्शंस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। पैरेलली आप देखोगे तो प्रेसिडेंट रूल्स भी एक हमारे पास क्लोज है। डेमोक्रेसी बहुत वास्ट प्रोसेस है। ऐसे कोई कहीं भी मैं डिक्टेटर हूँ आज से, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ना ये कोई ऐसी पिछड़ी कंट्री है जहाँ लोगों में समझ नहीं है। हर बंदा एजुकेटेड है, हर बंदा आज के दिन कानून जानता है, लोकतंत्र के बारे में जानता है, और इस चीज़ को हर बंदा सीरियसली लेता है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष खत्म हो गया, कि विपक्ष के लोग जीत के नहीं आ रहे, स्टेट्स में सरकार नहीं बन रही उनकी, तो फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ खत्म हो गई। अब कोई एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके लिए क्यों ना वोट करूँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं 10 बार वोट करूंगा। वी नीड गुड लीडर्स। मेरे को ये नहीं है कि आज बीजेपी है, कल मुझे कांग्रेस लानी, डेमोक्रेसी बचानी, नहीं।
मुझे देश को भी मजबूत करना है, मुझे इकोनॉमी मजबूत करनी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी लानी है, फॉरेन रिलेशंस अपनी कंट्री के लिए अच्छे रखने हैं, सब चीज़ें मुझे मैनेज करके चलनी है। तो हम खाली एक एस्पेक्ट पे नहीं सोच सकते इस चीज़ को लेके। सर जैसे कि आप युवा हैं, तो युवा जो मोदी जी के साथ क्यों है, क्यों भरोसा करता है मोदी जी पर, जबकि विपक्ष कहता है कि युवाओं के लिए कोई काम नहीं हो रहा? मैं बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं एक बार मेरे दादाजी के साथ कहीं जा रहा था, तो वो मुझे वैसे ही बताने लगे कि बेटा ये पैन कार्ड होता है, इतने रुपए लग जाते हैं इसे बनवाने में, इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है बेटा ड्राइविंग लाइसेंस है ये 5,000 रुपये में बनता है। मैं 21 का हूँ आज, मैं 18 का हुआ, मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग कर रहा था। मैंने रात को अपने लैपटॉप से पैन कार्ड अप्लाई करा, 10 दिन में मेरे घर आ गया। 100 रुपये लगे मेरे, वो भी मेरे यूपीआई से दिए। और मैं आपको दिखा दूँ, मेरे वॉलेट में अभी भी कैश नहीं है, मैं सिर्फ कार्ड कैरी करता हूँ, टोटली डिजिटल। अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं, अब मैंने 20 रुपये का पानी भी लिया, मैंने यूपीआई से पे किया, डिजिटल इंडिया। फ्रांस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे देखा यूपीआई का सिस्टम, हाँ इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने यहाँ पे यूपीआई सिस्टम देखा और अपनी कंट्री में इनेक्ट किया। क्यों? बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग गुड, जब भी तो वो लोग हमारा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया एक सबसे बड़ा, मैं कहूँगा इस गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था इम्प्लीमेंट करना। लोग कहते थे कि कोई बंदा डल लेक में सामान बेच रहा है, वो यूपीआई से पेमेंट कैसे लेगा? तो भाई आज मैं तो कह रहा हूँ, आप तो इंडिया गेट पे खड़े हो, देश का सेंटर है, घूम के देख लो कौन यूपीआई से नहीं ले रहा, मुझे बता दो। तो ये बताइए, अभी विवादों में जो है विपक्ष, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो सीए लागू हुआ है, नागरिक संशोधन कानून जो लागू हुआ है, इसको लेकर विपक्ष जो बौखलाया हुआ है, कह रहे हैं कि देश के अंदर पाकिस्तान के लिए बसाया जा रहा है, सीए कानून जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। देखो, सीए एक रिफॉर्म था जो शायद काफ़ी टाइम पहले आना चाहिए था। जैसे धारा 370 एक देश के लिए कलंक था कि एक कंट्री है लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं, 2 झंडे काम कर रहे हैं। वैसे सीए तो एक यूनिफॉर्मिटी थी जिसकी हमें ज़रूरत थी, सालों से ज़रूरत थी, लेकिन इस चीज़ में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन ही नहीं हुई थी। इसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग आके बस जाएंगे, तो यार आपने इतने बांग्लादेशी बसा दिया, अब उसका हिसाब दे दो ना। ऐसा थोड़ी है, कानून बन रहा है वो ये नहीं है कि जगह दरवाजे खोल देंगे, कोई भी आ जाओ बैठ जाओ ट्रेन में और घर जाके सो जाओ कहीं पे भी, ऐसा नहीं है। कानून है, उसमें प्रोसेस बनाई गई है, एनेक्ट किया गया है, कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे आगे जो लोग हैं देश में बसेंगे, उनके लिए अगले अवसर खुल रहे हैं। इस चीज़ को पहले पढ़ना चाहिए विपक्ष को। राहुल गांधी तो वही है जिन्होंने किसी ज़माने में फाड़ के भी फेंक दिए थे कानून अपनी सरकार के, तो उनको तो इतना मेरे को नहीं लगता सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मगर सर सारा विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि देश के लिए खतरा है इस कानून से, ऐसा कोई कानून जो है वो देश में विभाजन के लिए लाया जाता है। देखिए, देश का विभाजन कैसे होगा इस कानून से, आप बताइए। सर मुझे नहीं पता, जैसा विपक्ष कहता है कि विभाजन होगा। सिटीजनशिप देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। मैं रह रहा हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं कहाँ डिवाइड हो रहा हूँ? मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो कहाँ डिवाइड हो रहे हैं? तो ये तो बस उन्होंने एक जुमला पकड़ लिया कि हाँ हमें इस चीज़ के बारे में बोलना है, बट ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। सर ये बताइए, जब ये कानून 2019 में जब इस कानून का जिक्र हुआ था, तब भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक नफरती माहौल क्रिएट हो गया था, दंगे हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे। तो इस बार इस कानून के लिए जनता क्यों स्वीकार करेगी? ऐसा क्या बदलाव हुआ इस कानून में और क्यों जनता के लिए अब इस टाइम पर ज़रूरी लगने लगा? देखो, पहले जो इसको लेके विवाद हुए थे उसमें एनआरसी को लेके ज़्यादा लोगों के प्रति रोष था। तो एनआरसी को लेके तो सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया है नहीं। सीए अभी लागू हुआ है, अभी देखते हैं इसके रिजल्ट्स आएंगे टाइमली तो हमें पता चलेगा आगे इसका क्या रहता है। तो जो विवाद था वो एक काफ़ी बड़े मुद्दे को लेके था और उसके भी काफ़ी अलग एस्पेक्ट थे, तो उसे इससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो चीज़ है ये काफ़ी डिफरेंट है उससे। जैसे कि विपक्ष जो है वो तो कह रहा है कि पहले यहाँ के लोगों के लिए संसाधन पूरे दो, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार दो, बाहर से लोग लाकर बसा रहे हो उनके लिए करोगे, अपने देश की जनता के लिए तो नहीं सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, जनता के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? आज सड़कें बहुत बेहतर हैं, ट्रैवल काफ़ी इजी हो गया है, ट्रेन्स काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल यात्राएं करवा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन है, आप यहाँ से वैष्णो देवी जाइए, इतना कंफर्टेबली आराम से जाएंगे, सफ़र का पता भी नहीं चलेगा। डिजिटलाइजेशन आया, वो जनता के लिए आया। एजुकेशन पॉलिसीज़ आ रही है, वो जनता के लिए आ रही है। इतने नए एम्स बने हैं, इतने नए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, वो जनता के लिए बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, उन्होंने अपनी जगह किया, आज की सरकार अपनी जगह बेटर कर रही है। तो मैं आज की जो बेटरमेंट है उसे नकारना नहीं चाहिए, उसे भी स्वीकार करना चाहिए। मगर जैसे कि विपक्ष कहता है कि युवाओं के लिए तो कोई काम नहीं हो रहा, जैसे महिलाएं जो वो सुरक्षित नहीं है देश में, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं। एम्स में युवा ही जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में युवा ही जाता है, और जो ट्रैवल कर रहे हैं वो देश के नागरिक ही कर रहे हैं।
मोदी जी तो वंदे भारत में घूम नहीं रहे, उनके पास तो और बहुत काम है, ना कोई और पॉलिटिशियन घूम रहा। तो ये तो सर ये बताइए, ये जो इलेक्शन के टाइम पर राहुल गांधी जी ने एक बड़ा दावा कर दिया है, वो कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी, युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां देंगे, महिलाओं के लिए सालाना जो है वो लाख रुपए की इनकम देने वाले हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कांग्रेस इस बार जो ये योजना लेकर आई है इससे वो बाजी मार सकती है लोकसभा? देखिए, ये तो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हर पार्टी निकालती है, अपने अपने वादे कर रहे हैं। वादे कितने पूरे करने की इनकी इच्छा है वो हम इंटेंशंस नहीं जानते। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो निकालेगी, कांग्रेस अपना निकालेगी, जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपना निकालेगी। तो ये तो सबका सब्जेक्टिव मैटर है, इसको लेके हम क्या कह सकते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की स्टेट में गवर्नमेंट्स बनी है वहाँ के मैनिफेस्टो आप उठा के देख लो, जितने पूरे हुए हैं नहीं हुए, रेशो आपको पता लग जाएगा। आप कहाँ से थे वैसे? हाँ जी, कहाँ से थे आप? मैं यहीं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। हाँ। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे आप? दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। अब उसका सही गलत तो क्या कह सकते हैं अभी। अच्छा, केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि जो देशभक्त हैं वो आम आदमी पार्टी को चुनेगा, जो अंधभक्त हैं वो बीजेपी को चुनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी चॉइसेस है। तो केजरीवाल को चुन रहा है, कोई बीजेपी को चुन रहा है, कोई कांग्रेस को भी चुन रहा है। सबकी अपनी चॉइसेस है, सब्जेक्टिव। कट्टर ईमानदार पार्टी के लिए क्यों नहीं चुनना चाहते हैं? गठबंधन लेकर आ रहे हैं। सबके इलेक्शन जीतने के पैतरे हैं। जिसका जैसे अरिथमेटिक बैठता है इलेक्शन लड़ने का, जीतने का, वो वैसे कर रहा है काम। सर ये बताइए, जैसे कि आप दिल्ली से हैं तो केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि मैं विपक्ष के साथ हूँ, इसीलिए मोदी जी मेरे पीछे ईडी और सीबीआई लगवाए फिरते हैं। मेरी जो टीम में जो एक अच्छे लीडर थे, जो मनीष सिसोदिया थे, शिक्षा मंत्री थे, जो भी मतलब एक अच्छे चेहरे थे, जो उनके लिए झूठे किन केसों में अंदर डलवा दिया। मेरे पीछे भी ईडी के समन भिजवा रहे हैं, मेरे पीछे भी ईडी छुड़े हो, मेरे को भी अंदर डलवा देंगे। मोदी जी जो है वो सत्ता का मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट में केस है, अगर कोई साफ होगा, निष्पक्ष जांच होगी, जैसे कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए सबको। न्यायपालिका है देश में, तो इसीलिए है, अगर कोई पाक साफ है तो उसे क्लीन चिट मिलेगी, कोई कसूरवार उसे सज़ा मिलेगी। तो सबके लिए सेम है, इसमें कोई एक व्यक्ति के लिए खास कानून तो है नहीं, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, भारत का युवा जो है वो बीजेपी के साथ क्यों है आखिर? अभी मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, डिजिटलाइजेशन में हो, एक जो हम अच्छा फ्यूचर आज सोच रहे हैं इंडिया का। किसी ज़माने में लोगों को होता था कि इंडिया में तो कुछ होना नहीं, चलो फ़ॉरेन चलो। पंजाब जैसे जो हमारे स्टेट से कई युवा काफ़ी बड़ी मात्रा में जाया करते थे, कनाडा जाया करते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में। आज देश में अपॉर्चुनिटीज़ लोग ढूंढ पा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि उन्हें दिख रहा है कि देश कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उसके प्रति ज़रूर जाग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।